हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। ऑल्दो तो खत्म भी कर दिया था, पर बेटा मैंने कहा था नोट्स में कुछ टेक्निकल बातें लिखी हुई हैं, कल आएंगे तो वो करेंगे। तो बेटा पहले वो टेक्निकल बातें खत्म कर देते हैं, इसके बाद मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन ही बचते हैं, चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ठीक है जी, तो आज ही खत्म करेंगे हम। कल से केस स्टडीज शुरू कर देंगे। ठीक है जी, कोशिश करेंगे केस स्टडीज भी कल ही सारी कर दें, क्योंकि अब दो टॉपिक से तो केस स्टडी कट ही हो गई। सबसे ज्यादा तो उन दो टॉपिक की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की काफी केस स्टडी है, कॉमर्शियल पेपर कई जगह पे आंसर है। ठीक है जी, तो वो सब कट ही हो गया। कोशिश ये करूंगा एक ही दिन में एपीसी की केस स्टडी खत्म कर दूं। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन एक दो दिन लगा के खत्म करते हैं और फिर लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वन ऑफ माइन फेवरेट। ठीक है जी, फेवरेट तो आखिरी के लिए बचा लेना चाहिए। और बेटा जब फाइनेंशियल मार्केट से इतना कुछ कट है ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ना वेटेज बहुत बढ़ जाती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा खासा पोर्शन आने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से। चलो खैर, कल हम एक डायग्राम बना रखा था बेटा हमने, वो डायग्राम एक बार दोबारा बना देता हूँ। कंप्लीट नहीं करूंगा, कंप्लीट धीरे धीरे करूंगा। इन्वेस्टर, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज। कल क्या है पता है आपको? कल बजट है। पूरे साल गवर्नमेंट बजट मुझसे पढ़ते रहे, कल देख लेना क्या क्या होगा। मतलब सीएस के लिए सबसे तगड़ा दिन होता है, एक बजट और एक सितंबर मंथ। ठीक है जी, मतलब हमें तो लोग ऐसे ही समझते हैं कि हम सिर्फ टीवी के आगे बैठे रहते हैं। अभी कल देखना आप कितनी कॉल्स आती हैं। बड़े सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं भैया, थोड़ी देर बाद ही कॉल कर देंगे, सर क्या रहा बजट में हमारे लिए, सर हमें कुछ फायदा मिला। तो सीएस बहुत जम के बजट देखते हैं, 2 ढाई 3 घंटे लगातार टीवी से हिलते नहीं है लगभग सभी सीएस। अरे नहीं भाई मैडम, सुबह ही शुरू हो जाएगा बजट और सुबह ही खत्म हो जाएगा। हाँ मैं कर लिया एनालाइज, तू तू मैं तेरे एनालिसिस की टेंशन ले रहा हूँ फिलहाल। अपना एनालिसिस तो मैंने छोड़ दिया। कुछ सुनने में आ रहा है टैक्स स्लैब में कुछ हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। अगर हो जाए तो, अगर 10 लाख हो गया तो कल मैं आपको रियल टाइम इम्पैक्ट दिखाऊंगा। अगर कल 10 लाख हो जाता है एक दिन में, मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी, जो उसका इंडिकेटर है, मेरे हिसाब से 350 से 400 पॉइंट ऊपर होगा, या उससे भी कुछ ज्यादा, 500 ही ना हो जाए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाऊंगा 1.5 से 2 हजार पॉइंट ऊपर, अगर 7 लाख से लिमिट 10 लाख हो गई तो। अब वो ऐसा भी कह रहे हैं, बहुत सारे देशों में ना ऐसा है, जैसे भी इंडिविजुअल को 7 लाख तक की छूट है। यूएसए में ऐसा है कि अगर आप कपल हो तो 14 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। देखो इंडिविजुअली 7 लाख की छूट होना और कपल को 14 लाख होना में ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ जाता है? मान लो मेल कमा रहा है 9 लाख, तो आज इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। फीमेल कमा रही है 5 लाख, कोई टैक्स नहीं है 7 लाख तक। अगर कंबाइंड लिमिट 14 लाख हो जाए तो 9 और 5 14 होगा, आप टैक्स से बच जाओगे। तो क्या पता वो हो जाए। वैसे मुश्किल तो है, मुझे तो खैर 10 लाख की लिमिट लग नहीं रही पर्सनली देखो तो। ये तो न्यूज वाले थोड़ा सा उड़ा रहे हैं तो देखो, चलो खैर। चलो खैर, पढ़ना शुरू करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। इकोनॉमिक्स की बातें बाद में। बेटा स्टेप्स पढ़ रहा हूं मैं, एक बार नोट से पेज नंबर 99 पर। ठीक है जी, पढ़ते हैं एक बार। बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कल भी बताया था। इफ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी, ही हैज टू फर्स्ट अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर और अ सब ब्रोकर और एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम। The investor has to sign a broker-client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell security. He has to provide certain other detail and info. These include PAN card, date of birth and address, educational qualification, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। कल भी बताया था बेटा, अगर आप इन्वेस्टर और फर्स्ट टाइम डील करने जा रहे हो तो पहला काम क्या करना होगा? किसी ना किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किसको पहचानती है? ब्रोकर सब ब्रोकर को पहचानती है बेटा, वो इन्वेस्टर को नहीं पहचानती। उनके लिए 1 लाख ब्रोकर को कंट्रोल करना आसान है, रादर देन दुनिया के 700 करोड़ लोगों को। याद है बात? इसने कहा आपको ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा। बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कीमत कुछ खास नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे
आप एक टीचर हो तो मैं भी तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराता हूँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ मेरे पास कितने स्टूडेंट एनरोल हुए। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सालों साल हम संभाल के रखते हैं, देखते हैं कब कौन एनरोल हुआ था। ठीक है जी, कितने स्टूडेंट आज तक पढ़ा चुके हैं, ये सब अपने इंटरनल रिकॉर्ड के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई और वैल्यू नहीं है बेटा। ठीक है जी, और आपको क्या क्या देना पड़ेगा ब्रोकर को? पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे इसमें लिखा ना डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ सेकंड पॉइंट में, बेटा आधार कार्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ है, आपके एड्रेस का भी प्रूफ है। ठीक है जी, इसके अलावा कभी मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों बतानी है भैया? कौन सा ब्रोकर ने अपनी लड़की देनी है तुम्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता के? रेजिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो टैक्स कम है, अगर फॉरेन रेजिडेंट हो तो टैक्स ज्यादा है, और बैंक अकाउंट डिटेल और डीमैट अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट इज टोटली इलॉजिकल, हर बार बताता हूं मैं। क्यों भैया? अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट में बैंक अकाउंट डिटेल डीमैट अकाउंट डिटेल दे दिया, ऑब्वियसली वो अकाउंट खुले होंगे तभी डिटेल दे दी है। सेकंड पॉइंट कहता है बैंक अकाउंट खुलवा लो, डीमैट अकाउंट खुलवा लो, ये खुला हुआ है तभी डिटेल दी है। ठीक है ना जी? थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। The investor, the investor then place an order with the broker to buy or sell share. Clear instruction have to be given about the number of share, the price at which share should be bought or sold. कहता है अब आप बाय और सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आपको ब्रोकर को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदने या बेचने और किस प्राइस पर खरीदने या बेचने। ठीक है जी, आगे बढ़ते। अभी तक डायग्राम में कुछ नहीं हुआ। Fourth point, the broker then will go online and connect to the main stock exchange and match the share at the best available price. ये बड़े काम की बात है, नहीं तो देखना पुत्र। बेटा मान लो आपने, कल वाला एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। मान लो बेटा बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो, 100 रुपए का शेयर चल रहा है, आपने भैया ब्रोकर को कॉल लगाई कि 200 शेयर मेरे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के खरीद दो। बेटा क्या करेगा? आपकी कॉल के बाद ब्रोकर कनेक्ट करेगा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को, फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है, और उसके बाद मैच करने की कोशिश करेगा शेयर को एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। बेस्ट अवेलेबल प्राइस ये क्यों नहीं कहा 100 रुपए पे ही मैच करने की कोशिश करेगा? जो इन्वेस्टर ने कहा ये क्यों कहा बेस्ट अवेलेबल प्राइस? बेटा शेयर मार्केट है, एक एक सेकंड में प्राइस 9 9 बार बदल जाता है, आपके पलक झपकाते तो प्राइस बदल जाता है। ठीक है जी, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो 100 रुपए पे ही खड़ा रहेगा प्राइस? कभी भी नहीं होगा ना सर। भैया कितनी बार ऐसा होता है, अगर हम आज की तारीख में, तो ये फोन कॉल वाला भी जमाना नहीं, हम तो ऐप पे ही सब कुछ करते हैं। ठीक है ना जी? मान लो किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 371.25। ठीक है जी, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैंने फटाफट बाय पे क्लिक किया, 100 क्वांटिटी फीड करी और लिखा 371.25, ऑर्डर किया, देखा ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन ऑर्डर अभी तक क्लोज नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं क्लोज हुआ? देखा मैंने प्राइस 35 हो गया, 2.25 की जगह मैंने 0.35 किया, मॉडिफाई करके इतने में ओके किया, वो 0.45 हो गया। कितनी बार ऑर्डर मैच नहीं करता इस चक्कर में। ठीक है ना जी? तो ये चीज फोन कॉल पे भी होती थी पुराने जमाने में, कि आपने तो कह दिया 100 पे बाय कर दो, पर 100 पे मिलना भी तो चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि ब्रोकर कोशिश करेगा कि आपको शेयर मिले बेस्ट अवेलेबल प्राइस। बेस्ट अवेलेबल प्राइस क्या होगा? देखो बायर के लिए बेस्ट प्राइस क्या है? जितना सस्ता मिल जाए उतना बढ़िया। आपने 100 का है, क्या पता 99 में मिल जाए, क्या पता 99.55 में मिल जाए। सेलर के लिए क्या बढ़िया? जितने ज्यादा पे बिक जाए। आपने तो कॉल करके कह दिया 100 पे बेच दो इस ब्रोकर को, क्या पता ये 200 102 पे बेच दे, 103 पे बेच दे। तो बेस्ट प्राइस की कोशिश करता है ब्रोकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, when the share can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. बेटा जब आप जिस भी प्राइस पर जितनी भी क्वांटिटी बाय और सेल करना चाहते हो, जैसे ही ऑर्डर डालते हो तो ये ब्रोकर के टर्मिनल पे दोबारा कम्युनिकेट होता है और फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। बाबू ये बात मैं हमेशा वैसे ही समझाता हूँ, आप 5 4 ना पिक डिलीट कर रहे हो अपनी। ठीक है जी, आपने सेलेक्ट करी, डिलीट का बटन दबाया, एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट 5 आइटम्स, और फिर आप दोबारा डिलीट करते हो, बिल्कुल वैसे ही है ना, सेम पॉपअप आता है। आपने लिख भी दिया ना कि आप 200 क्वांटिटी बैंक ऑफ इंडिया की 100 पे बाय करना चाहते हो, बाय के बटन पे भी क्लिक कर दिया, लिखा आएगा आर यू श्योर यू वांट टू परचेज शेयर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया दिस एंड दैट क्वांटिटी एट दिस एंड दैट प्राइस। जब आप दोबारा ओके करोगे तो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना जी? 5 पॉइंट मैंने बता दिए, इसमें बेटा किसी भी डायग्राम का कोई रोल नहीं है।
ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ऐसा ही होता है बेटा, 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर को कॉन्ट्रैक्ट नोट देना होता है। क्या क्या लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, इधर देखना, ये ब्रोकर ने दिया इन्वेस्टर को, द कंपनीज हु शेयर आर बॉट, द प्राइस एट व्हिच शेयर आर बॉट, ठीक है जी, द क्वांटिटी ऑफ शेयर आर बॉट, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज। और ये जो इस ब्रोकर ने इन्वेस्टर को दिया, the companies whose share are sold, the price at which share are sold, quantity of shares sold, date and time of transaction and the brokerage charge। बेटा 24 घंटे मिलते हैं लीगली, पर मैंने आपको बताया बेटा बहुत सारे ब्रोकर तो विद इन अ सेकंड दे देते हैं, कोई विद इन अ मिनट दे देता है। मेरे पास तो अगर मैं मेल में अपनी लिख दो ना कॉन्ट्रैक्ट नोट, इतने कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएंगे, इतने कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएंगे, आपको दिखा, सुबह से लेकर शाम तक दिखा सकता हूँ मैं क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है जी, अभी एक आध आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात बिल्कुल क्लियर है बेटा। जैसे ही प्रूफ मिल गया आपको कि शेयर बाय हो गए हैं, ठीक है जी भैया, अगर प्रूफ मिल गया है तो आप अपने बैंक अकाउंट से 200 शेयर 100 के प्राइस पे बाय करें, 20,000 रुपए माइनस करोगे, ब्रोकर के बैंक अकाउंट में प्लस कर दोगे। सेम वे जैसे इस ब्रोकर ने इन्वेस्टर को दिखाया कि आपके 200 शेयर बिक गए हैं 100 के दाम पर, तो ये अपने डीमैट अकाउंट से माइनस कर देगा, ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में 200 शेयर प्लस हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, ये काम जितना अभी तक हुआ है ये कब हो जाएगा, टी डे में ही हो जाएगा, ट्रांजेक्शन वाले दिन ही हो जाएगा। पढ़ते हैं जी सेवेंथ पॉइंट। बेटा सेवेंथ पॉइंट ना अगले दिन से रिलेट करता है, इसके मतलब पे इन डे से रिलेट करता है, T+1 डे जिसको हम कल पढ़ रहे थे। अब T+1 डे में क्या होगा वो पढ़ना शुरू करता है, इतना काम टी डे में हो चुका होगा। पढ़ो जी सेवेंथ पॉइंट। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिले, अभी ये टी डे की बात है, सिर्फ पहली लाइन शायद। Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or deliver the share to the exchange. This is called the paying day. इधर देखना जी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल चुका है 6 पॉइंट में। 7 पॉइंट क्या कहता है, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड, now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. This should be done immediately after receiving the contract note or, ऐसे लिखा हुआ है। तो वो कहता है ये कब कर देना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिले, और कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरली टी डे में ही मिल जाता है। ठीक है जी, यानी कि बेटा एक बात बताओ, अगर ये सेकंड लाइन में और लिखा हुआ है, और वर्ड मैंने पिछली बार कहा था, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, और से पहले वाली जो बात लिखी है, और का मतलब तो समझते हैं ना इंग्लिश में जो और लिखा है, और से जो पहले वाली बात लिखी है या और के बाद वाली बात लिखी है, दोनों का मतलब एक ही निकलना चाहिए ना। अच्छा पहले वाली बात का मतलब क्या निकला, टी डे निकला ना, यानी कि जो बाद वाली बात लिखी होगी उसका मतलब ही क्या निकलेगा, टी डे ही निकलेगा ना, या तो ये या तो ये। थोड़ा टेक्निकल लिखी हुई है, ये संभल गया तो बस, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, मैं बात का और पढ़ता हूं, और बिफोर द डे when the broker shall make payment or deliver the share to the exchange, this is called the paying day। कहता है और बिफोर द डे, उस दिन से पहले वाले दिन, कौन सा दिन से, जिस दिन ब्रोकर को डिलीवर करने होते हैं शेयर और पैसे टू द एक्सचेंज। आपको पता है ना वो कौन सा दिन होता है, कल भी हम पढ़ रहे थे। पेन डे पे क्या होता है, T+1 डे पे क्या होता है, ब्रोकर की पोजीशन न्यूट्रल हो जाती है, ब्रोकर को ये पैसे भी देने पड़ते हैं एक्सचेंज को, और बेटा दूसरे ब्रोकर को शेयर भी देने पड़ते हैं एक्सचेंज को। यही तो होता है बेटा पेन डे, यही तो होता है बेटा पेन डे, कि ब्रोकर की पोजीशन न्यूट्रल हो जाती है, यही था T+1 डे। तो उसने यही कहा, और बिफोर द डे, उस दिन से पहले, जिस दिन ब्रोकर को पैसे देने पड़े और शेयर देने पड़े एक्सचेंज को, बेटा उस दिन से पहले वाला दिन कौन सा होगा, जिस दिन ब्रोकर को पैसे और शेयर देने पड़े, टी डे ही तो होगा। यानी कि घूम फिर के दोनों का मतलब टी डे ही निकलता है, बस थोड़ा टेक्निकल लिखा होता है। उसने ये भी बताया कि T+1 का दूसरा नाम क्या है, बोला दिस इज कॉल्ड द पेइंग डे। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। 8th पॉइंट, cash is paid or securities are delivered on a paying day which is before the T+2 day, as the deal has to be settled and finalized on T+2 days called rolling settlement। बेटा जितनी भी ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट में होती है, वैसे तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में T+1 में सेटल हो रही है, पर पुराने टाइम में T+2 में सेटल होती थी। इसी को हम रोलिंग सेटलमेंट साइकिल भी बोलते हैं, या पे आउट डे भी बोलते हैं, या T+2 डे सेटलमेंट साइकिल भी बोलते हैं।
ठीक है ना जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ट्रांजेक्शन फ्राइडे को ही है तो कब सेटल होगी? अरे बाप रे, सैटरडे संडे छुट्टी, तो फ्राइडे क्या टी डे है, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे T+1, ट्यूसडे T+2, ट्यूसडे होगी सेटल। ठीक है। अच्छा और थर्सडे हुई है तो डे, थर्सडे टी, फ्राइडे T+1, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे T+2। ठीक है ना, पुराने हिसाब से, मतलब हमारे तो अभी बुक्स के हिसाब से T+1 को भी भूल जाओ। पढ़ो जी आगे 9 पॉइंट। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। इधर देखना क्या होगा T+2 डे पे, कहता द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। एक्सचेंज सिंपली पूछेगी ब्रोकर से, क्या दिया था कल तूने, 200 शेयर दिए थे, ये पकड़ 20,000 रुपए। एक्सचेंज विल मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, ठीक है ना जी, और डिलीवर द शेयर टू द अदर ब्रोकर। इससे पूछे कि क्या दिया था, 20,000 दिए थे, ये पकड़ अपने 200 शेयर। ठीक है जी। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ T+2 डे पे ही एक काम और भी हो जाएगा बेटा, ये ब्रोकर के पैसे नहीं है, ब्रोकर के शेयर नहीं है, आप फटाफट से इन्वेस्टर के अकाउंट में डाल दोगे, यहां से आप भी 200 शेयर उड़ाओगे और दे दोगे इन्वेस्टर को जिसके वो हैं, और यहां से आप भी 20,000 रुपए उड़ाओगे, दे दोगे उस इन्वेस्टर को जिसको वो बिलोंग करते हैं। पढ़ना जी लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन, क्या लिखा हुआ है, इन डीमैट फॉर्म, फॉर्म होगा बल्कि, फ्रॉम मी, इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। इधर देखना, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, द ब्रोकर विल डिलीवर द शेयर इन अ डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। ये वाली बात नहीं लिखी, आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ब्रोकर कैन मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर इन द इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट। ठीक है ना जी, ये वाली बात नहीं लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, ऑल ओके। अब आपका ना एक बड़ा जायज सा क्वेश्चन था जो कुछ दिन से मेरे पास आ रहा था, कि दो जगह दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, दो जगह क्यों दिया हुआ है, पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है और पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है ना। चलो मैं ये समस्या भी आपकी दूर कर देता हूँ बेटा, पेज नंबर 95 पे ना जो दिया गया है, मेरे टाइम पे ना यही होता था, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर विद मैटर यही होता था। आज की तारीख में आपको बता देता हूँ, मैटर तो काट दो, बिल्कुल काट दो, मैटर वो 10 पॉइंट लिखना है लेकिन इन 5 हेडिंग में लिखना है। ठीक है जी बाबू, फर्स्ट पॉइंट वहां पर भी यही था कि ब्रोकर सेलेक्ट करो, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, यहाँ पहली हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, हेडिंग यही लिखनी है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, वहां से फर्स्ट पॉइंट लिखना है। सेकंड ये क्या है, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, वहां पर भी था, सेकंड पॉइंट अभी बताया इलॉजिकल है, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवा लो, यानी कि सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखना है। यहाँ थर्ड पॉइंट है प्लेसिंग ऑर्डर, सर वहां पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट प्लेसिंग एंड ऑर्डर के ही है, 3 4 और 5 पॉइंट। ठीक है जी, फिर वहां पर था, सॉरी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर यहाँ पर है, वहां पर बेटा 6 और 7 पॉइंट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की ही बात थी। देन सेटलमेंट 8 9 और 10 पॉइंट यहाँ पर। आज की तारीख में आप क्या करना है, 10 पॉइंट वो रट लेना, पर इन 5 हेडिंग में लिख कर आने। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाएंगे आखिरी टॉपिक की तरफ। बेटा स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन बिल्कुल इसके पिछले पेज पर होगी शायद, ठीक है जी, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन भी। ठीक है, पेज नंबर शायद 94 पे ही है क्या स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन, और उसके नीचे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन है, यही पढ़ाने हैं बस और खत्म हो रहा है चैप्टर। फटाफट से पढ़ते हैं जी। बेटा इस स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन में, जो ये पुरानी डेफिनेशन है, इसमें आज की तारीख में ना 3 गलतियां हैं। ठीक है जी, मैं गलतियां भी बता दूंगा पर आपको फिर भी डेफिनेशन ऐसे ही लिख के आनी है, मेरी मजबूरी। ठीक है ना, लिख के ऐसी ही आनी है, 3 गलतियां हैं। बेटा स्कैरा 1956 ने स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया, स्कैरा मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसने क्या बताया स्टॉक एक्सचेंज क्या है, लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी बॉडी नहीं है, एनी और बॉडी में स्पेस है, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating, sorry, assisting, controlling or regulating the business of buying and selling or dealing in securities। इधर देखना जरा मेरी तरफ बेटा, 3 गलतियां हैं, वो गलतियां मैं सुधरवा देता हूँ, कौन कौन सी हैं समझाने के एंगल से।
देखो जब आप 11th क्लास में थे आपने कितने तरीके की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है? 5। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इंडो फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी। पता है वैसे टोटल कितनी होती है? 7। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दो और होती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है, मैं वो फर्क भी बता देता हूं आपको। बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ना पार्टनरशिप की तरह होती है, पार्टनरशिप नहीं होती एग्जैक्टली, पार्टनरशिप की तरह होती है। बस फर्क क्या होता है? बहुत सारे मेंबर बन गए फॉर अ कॉमन पर्पस बन गए, ठीक है ना जी, लेकिन वहां प्रॉफिट शेयर्ड होता है। यहाँ क्या होता है? आप जो कमाओगे वो आपका है, शेयर नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर होंगे जो जीते जागते इंसान है। आपको पता स्टॉक एक्सचेंज किसने बनाई थी? सभी ब्रोकर्स ने मिलकर। जितने भी ब्रोकर इंडिया में थे ना, सब इकट्ठे हो गए, ठीक है जी। अगर ये कह देते कि जो कमाएंगे सारे बांटेंगे तो पार्टनरशिप बन जाती। ये सारे इकट्ठे तो गए, पर्पस भी सेम है, तो इन्होंने कहा जो कमाएंगे सब अपना अपना कमाएंगे, तो ये क्या बना? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना। ठीक है जी। समझ में आती है बात? क्या फर्क होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में? बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंप्लीटली बिल्कुल एक जैसे हैं, बस फर्क क्या है कि यहाँ तो सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं जो जीते जागते इंसान है, यहाँ कोई पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकती है, कंपनी मेंबर हो सकती है। कमाओ अपना अपना, पर यहाँ तो सिर्फ जीता जागता इंसान मेंबर हो सकता है ना, या जीते जागते होने की जरूरत नहीं है, आप कोई आर्टिफिशियल एंटिटी भी हो सकते हो। क्लियर बात? ठीक है। गलती बताऊं? आज की तारीख में एक भी स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, सब कंपनी है। मनमोहन सिंह जी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने लगभग 1995 के आसपास ये अनाउंसमेंट करी कि अगर सारी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी नहीं बनी तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे ताला लगा दूंगा। ठीक है जी। और एक डेट दी शायद 31 दिसंबर 1994 दी थी, पता नहीं 31 दिसंबर 1995 दी थी, एक डेट दी थी। 31 दिसंबर ही दी थी जो मुझे याद है, मैंने अपने सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में पढ़ी थी ये बात। तो उन्होंने एक डेट दी, पर इंडिया में आपको पता है चीजों को कोई सीरियस तो लेता नहीं है, सबको लगता है आखिरी डेट के बाद एक और आखिरी डेट तो होती है, ये तो कहने की बात है। ठीक है जी, इंडियंस बड़े लेजी हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली मनमोहन सिंह जी थोड़े तंदुरुस्त निकले। 31 दिसंबर निकलते ही एक ही कंपनी रजिस्टर, एक ही स्टॉक एक्सचेंज थी जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई, वो थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने बाकी सारी स्टॉक एक्सचेंज पे ताला लगवा दिया अगले ही दिन। ठीक है जी। फिर उन्होंने भाग भाग के फॉर्मेलिटी पूरी करी, सब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। इंडिया में टोटल 27 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही हैं, दो बड़ी फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 27 है, अलग अलग जगह पर। ठीक है जी। पुणे स्टॉक एक्सचेंज है, अलग अलग है। ठीक है जी। बाबू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले कंपनी के तौर पर रजिस्टर हुई थी जिसका इंडिकेटर सेंसेक्स है। मैं कहता हूं बाकी स्टॉक एक्सचेंज का पता नहीं, दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम हमेशा याद रखने हैं। क्या क्या? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? पूछने की बात ही नहीं है। बॉम्बे मतलब नया नाम मुंबई, दलाल स्ट्रीट मुंबई, ठीक है जी। और एनएससी दिल्ली, ठीक है जी, दिल्ली में है। ओके जी बात। आगे बढ़ते चले बाबू। अब पहली गलती तो मिल गई कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है। उसके बाद सेकंड लाइन लिखी है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। भैया कंपनी तो हमेशा ही इनकॉर्पोरेटेड होती है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है सिंपल भाषा में रजिस्टर्ड। सर आपने पढ़ा ही है, अगर कंपनी पढ़ी है 11th क्लास में, तो कंपनी को बनाने की 3 स्टेजेस है ना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज तो पूरी करनी ही करनी है, मतलब रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना जी। तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या है? कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी। बेटा पुराने जमाने में ना आप ही असिस्ट करते थे। असिस्ट करना मतलब तो पता ही है ना बेटा, हेल्प करना। आप ही असिस्ट करते थे, आप ही कंट्रोल करते थे, आप ही रेगुलेट करते थे किस बिजनेस को? बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी को। सर आज की तारीख में बात भी गलत हो जाती है, क्योंकि नाउ यू आर नॉट मोर अ कंट्रोलर और अ रेगुलेटर। आप स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ असिस्ट करते हो, हेल्प करते हो बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी में। कंट्रोल और रेगुलेट तो सेबी करता है। 1956 में सेबी नहीं था,
तो आप ही रेगुलेटर थे, आप ही कंट्रोलर थे। अब आप थोड़ी कंट्रोलर और रेगुलेटर, आपके भी तो ऊपर एक बॉडी बैठी हुई है। ठीक है जी, तीन तीन गलतियां, पर भैया मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि मेरी कोई भी बात आप मान चिपका के आओ। ठीक है जी, आपको यही लिखना है, मजबूरी है आपकी, और मेरी भी यही मजबूरी है, मुझे पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ चले, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पढ़े। सर आपको याद है जब वेरी फर्स्ट डे हम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन पढ़ रहे थे, कभी मैंने ये नहीं बोला ये फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन है, क्या बताया था? स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट के फंक्शन है। ठीक है जी, हमेशा मैंने तो शेयर मार्केट के फंक्शन की तरह पढ़ाया ना। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ काफी सारे फंक्शन सेम है। पहली हेडिंग क्या लिखी है? प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू द एक्सिस्टिंग सिक्योरिटी। बस सर वहां पर थर्ड हेडिंग क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, और मार्केटेबिलिटी का मतलब समझते हैं, मार्केट देता है। कहता है शेयर मार्केट आपको मार्केट देता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को मार्केट देता है, एज वेल एज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर देगा। सर अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, सर विद इन अ सेकंड सिक्योरिटी बिक सकती है, विद इन अ सेकंड। सेकंड भी बहुत बड़ी टर्म है। बस आप ये देख लो कि कितना प्राइस चल रहा है मार्केट में किसी सिक्योरिटी का। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मान लो एक सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस चल रहा है 371 रुपए, आप बस ये ऑर्डर डाल दो 370 रुपए 95 पैसे में बेचना चाहता हूँ, बस 5 पैसे कम, आप पलक झपकाना मत। ठीक है जी, उड़ चुकी होंगी सिक्योरिटी, आप टाटा बाय बाय कर चुकी होंगी। क्लियर है ना अच्छी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आती है, आगे बढ़ सकते हैं। बेटा सेकेंड हेडिंग क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। वहां था बेटा सेकेंड हेडिंग थी फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, कट कॉपी पेस्ट सेम। बेटा कैसे प्राइस डिस्कवर करते हैं? पूरी दुनिया में बेटा प्राइस डिस्कवर करने का एक ही तरीका है, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। ठीक है जी, जिनको हम मार्केट फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, जहां बेटा डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहीं प्राइस फिक्स हो जाएगा, ऑप्टिमम प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी, वही सब मैटर। थर्ड हेडिंग पढ़ना क्या है? अब चेंज है, थर्ड हेडिंग सेम नहीं है। क्या है थर्ड हेडिंग? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सर आज की तारीख में शेयर मार्केट सेफ है कि नहीं? बेटा शेयर मार्केट में डील कर रहे मेंबर्स, मेंबर्स कौन है बेटा शेयर मार्केट में जो डील कर रहे हैं? स्टॉक ब्रोकर्स, ब्रोकर्स वही मेंबर है ना। भैया आपको पता है ना, देखो कंपनी कैसे काम करती है, आप अपना सीईओ बनाते हो, सारे शेयर होल्डर मिलकर, आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है, मैंने बताया। कौन है शेयर होल्डर उसके? सारे ब्रोकर्स, सिर्फ ब्रोकर्स हो सकता है शेयर होल्डर, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है जी, बेटा आपने क्या करना है, अब आपने डायरेक्टर बनाने हैं, जैसे नॉर्मल कंपनी बनाती है, तो डायरेक्टर भी कौन बनेगा? कोई ब्रोकर ही बनेगा। सीईओ कौन बनेगा? डायरेक्टर में से ब्रोकर ही बनेगा। ठीक है जी, तो बेटा आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप बहुत रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड किया जाता है ना सारे ब्रोकर्स को, वही तो मेंबर है, उनको रजिस्टर्ड करता है ना सभी अपने पास। तो सर ऐसा हो सकता है कि वो भाग जाए? 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी अमाउंट रखी हुई है सभी के पास, भाग जा। कहां तक भागता है? भागने नहीं दिया जाएगा। तो बेटा आज की तारीख में 100% सेफ है आपकी ट्रांजेक्शन, कहीं नहीं जा रहे पैसे। क्लियर है बात? फोर्थ हेडिंग है बेटा कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा कहता है शेयर मार्केट का एक फंक्शन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। करती है क्या सच में स्टॉक एक्सचेंज कंट्रीब्यूट? अभी करता हूँ बात, मेरी तरफ देखते रहे। बेटा कैसे करते हैं ये भी बात बताता हूँ, वैसे बता देता हूँ। वहां हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी थी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, लगभग वही मैटर लिखा हुआ है। इधर देखना क्या काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का। आपकी सेविंग को इकट्ठा करते हैं और आपको डिफरेंट ऑप्शन देते हैं टू इन्वेस्ट। जहां आपको लगे प्रोडक्टिव यूज है, पैसे से पैसा बनेगा, अब वहां पैसे इन्वेस्ट करो। सर एक बार अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो वो चस्का लग जाता है, जैसे ही आपके शेयर ऊपर गए आपने बेच दिया, कोई दूसरा खरीद लिया, वो बढ़ गए आपने बेच दिया, तीसरा खरीद लिया, यही कहानी चलती रहती है। कहते हैं आप बार बार डिसइन्वेस्टमेंट करते रहते हो, बार बार री इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, कहीं ना कहीं बार बार प्रोडक्टिव यूज में पैसा इन्वेस्ट होता रहता है, पैसा बढ़ जाता है, इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं हेडिंग को समझाने के लिए। बेटा जिस टाइम पर निफ्टी शुरू हुआ था ना, जिस टाइम पर निफ्टी शुरू हुआ था,
तो बेटा निफ्टी उस टाइम पर 100 पॉइंट पर था, 100 पॉइंट पर। आज पता है निफ्टी कितना है? 23,200-300 है, और 25,000 मार के आया है। यार सोचो, 250 गुना हो चुका है, 250 गुना इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तभी हुआ है 250 गुना। जिसके पैसे 100 पॉइंट में लगे होंगे, कितने हो गए? सोचा है कभी? ठीक है जी। अभी ना मैं कुछ दिन पहले एक बात पढ़ रहा था, ऑल्दो यार इम्प्लीमेंट कर पाना कभी कभी लगता है कि इतना आसान है, पर हम करते क्यों नहीं इम्प्लीमेंट। शेयर मार्केट हर साल ना एवरेजली 12% से ग्रो कर रही है। देखो कभी कभी गिरती भी है, कभी कभी 25% भी बढ़ती है, एवरेज रेट है 12% तो बढ़ ही रही है शेयर मार्केट हर साल। ठीक है जी। तो मैं सोच रहा था यार बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मैंने एक स्कीम पढ़ी, मतलब ऐसा पढ़ा मैंने कि अगर 12,500 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करो, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, 12,500 रुपये महीना इन्वेस्ट करो फॉर 21 ईयर्स, फॉर 21 ईयर्स, जब बच्चा एक काबिल हो जाए इंसान। ये 1.5 लाख रुपए मतलब ये साल के बैठते हैं, 21 साल आपने इन्वेस्ट करे, ठीक है जी। तो 21 साल के बाद रफली ये फिगर 1,40,00,000 रुपए होती है, अगर 12% से शेयर मार्केट ग्रो करती रही तो। सिर्फ 12% के हिसाब से ग्रो कर, 21 साल। कुछ भी नहीं डाल रहे आप, 30 1 लाख रुपए डाल रहे हो रफली, 31,50,50,000, 1,40,00,000 हो जाएंगे, 31,50,000। और यकीन मानना, बहुत सारे दुनिया के लोगों को पता है, और बहुत सारे कर नहीं पाते। बहुत सारे दुनिया के लोगों को पता है, कर ही नहीं पाते लोग। चलो खैर, लेट इट बी। मेरी तो जंग जारी रहेगी एजुकेट करने में। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी का लास्ट में आते हैं, लास्ट हेडिंग पढ़ना। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। सो स्पेक्यूलेशन तो सब समझते हैं ना, हिंदी में मतलब है बेटा सट्टा। बेटा हर वो चीज जो आपको एक ही दिन में, एक ही कुछ ही झटकों में बना दे, वो भी सट्टा है। कुछ ही झटकों में लुटवा दे, कुछ ही दिनों में लुटवा दे, वो भी सट्टा है। कहता है बेटा शेयर मार्केट एक सट्टा है, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बेटा हाँ, शेयर मार्केट सट्टा है, कुछ ही दिन में लोग बन भी जाते हैं, कुछ ही दिन में लोग उजड़ भी जाते हैं, बट इन अ लीगल एंड अ हेल्दी मैनर। ये सट्टा जो चल रहा है ना, ये लीगल मैनर में चल रहा है, हेल्दी मैनर में चल रहा है, सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। सरकार ने कानून बना दिया, सरकार टैक्स ले रही है भैया। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। वो ड्रीम 11 क्या है? सट्टा ही तो है। क्रिकेट टीम बना रहे हो, ठीक है जी, करोड़ों रुपए लोग जीत जाते हैं, या कुछ हजारों हजारों करके लोग हार जाते हैं, तो सट्टा ही तो खेल रहे हो। और वो भी सरकार के नीचे चल रहा है, आज की तारीख में उस पर भी टैक्स लगता है। 30% पैसे टैक्स कट के, टीडीएस कट के पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है ना जी, आज की तारीख में वो भी लीगल हो गया, मतलब सरकार खुद लीगली सट्टा लगवा रही है, और क्या हो रहा है। ठीक है ना जी। सेकंड लास्ट हेडिंग क्या है अब बताओ? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। बेटा कल्ट का कोई और मतलब ढूंढने मत लग जाना, ठीक है ना, अपने आप में कल्ट का कोई मतलब भी नहीं है। कल्ट नहीं है ये वर्ड बेटा, अगर आप गूगल करके देखोगे तो 10-12 वेबसाइट दिखा देगी, ये कल्चर वर्ड था, इसको शॉर्टकट बनाकर कल्ट लिखना शुरू कर दिया। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर, सॉरी, प्रोवाइड, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। बेटा मेनली स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद जो कल्चर आया ना, वो इक्विटी शेयर का है। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया के 99% पैसे जो लगे हुए हैं शेयर मार्केट में, वो इक्विटी शेयर में लगे हुए हैं। बड़े विरले लोग हैं, 1% लोग हैं जो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर खरीदते हैं। बाकी सब तो एक ही चीज खरीदने में विश्वास रखते हैं, वो सिर्फ इक्विटी शेयर है। तो कल्चर सिर्फ इक्विटी शेयर का, ओनरशिप का कल्चर, कि मैं मालिक बन जाऊं बस। ठीक है जी, चैप्टर खत्म। कल से केस स्टडी शुरू कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।